हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा कल जो पढ़ाया था, लास्ट डे जो पढ़ाया था, आपने ठीक से रिवाइज कर रहे हो ना, क्वेश्चन बना रहे हो ना। अब क्वेश्चन बनाओ, है ना, क्वेश्चन बनाओ। चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, है ना, ध्यान से समझना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट क्या है बेटा, इसे समझें। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट आपके कॉमन लाइफ में बहुत यूज़फुल है। जैसे सर्दियों के टाइम पे हीटर से हम कमरा गर्म करते हैं ना, हाँ, हीटर से कमरा गर्म करते हैं। तो वो क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, चली जाती है, तो क्या वो हीटर से कमरा गर्म हो पाएगा? नहीं। पानी गर्म करते हैं, गीज़र से करते हैं ना बेटा। ठंडी में बहुत ज़्यादा पानी से, मतलब पानी ठंड रहता है तो नहा नहीं पाते, तो गीज़र का इस्तेमाल करते हो, वो पानी को गर्म कर देता है। तो ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट है। जब तक लाइट रहेगी तब तक हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, लाइट नहीं रहेगी हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी रजिस्टर से करंट पास होता तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। तो देखिए ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट passes through a resistor, then हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होता है? करंट पास होने से हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होगा? तो मैंने बताया था करंट में ही स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करता है, वो लैटिस यानी कि एटम से टकराता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कोलिजन कैसा होता है? इनइलास्टिक। याद है ना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो कैसा कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का लैटिस से? इलास्टिक। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कोलिजन कैसा होता है? इनइलास्टिक। एवरी कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, और वही लॉस किस रूप में अपीयर होता है बेटा? हीट के रूप में। तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर देन हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस इन द रजिस्टर। हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस इन द रजिस्टर, प्रोड्यूसेस इन द रजिस्टर। अब बेटा बहुत आराम से समझना, ध्यान से। यहाँ पर बेटा हम लोग को जूल्स लॉ पढ़ना है, जूल्स लॉ पढ़ना है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यानी बेटा यहाँ पर जूल्स लॉ जो है कि अगर किसी रजिस्टर से करंट पास होता है तो हीट एनर्जी कितना होगा, वो जूल्स लॉ ने बताया है, जूल ने बताया है। जूल ने बताया बेटा कि व्हेन कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर, व्हेन कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर, है ना, जब कांस्टेंट करंट रजिस्टर से पास करता है, ठीक है, व्हेन कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर देन जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा बेटा, हीट एनर्जी को H से लिख रहे हैं, वो होगा I स्क्वायर R इंटू टी। H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, वेयर I इज़ द इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट जो कि रजिस्टर से फ्लो हो रहा है। R इज़ द रेजिस्टेंस and T is the time of flow of current, है ना। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। व्हेन कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर, दैट इज डीसी करंट, देन हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस इन द रजिस्टर इज H इक्वल टू I स्क्वायर RT, वेयर I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो बेटा सबसे पहले तो जूल्स लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। अब ध्यान से सुनिए,
देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना। अगर मान लो बेटा, सपोज दैट, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से सुनना। जैसे मान लो ये रजिस्टर है ना, और इससे आई करंट पास हो रहा है। आपने हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, आई स्क्वायर आर टी। आप इसको बेटा, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि आई स्क्वायर को आई इंटू आई कर सकते हैं, और I इंटू आर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओम्स लॉ से पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो आई वी इंटू टी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, I बराबर V बाई आर कर सकते हैं। तो हीट एनर्जी का जो दूसरा फॉर्मूला होगा बेटा, वो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इस तरह से हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। अगर किसी रजिस्टर से, मेरी बात सुनिए, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, कि अगर किसी कंडक्टर से कांस्टेंट करंट पास होता है बेटा, डीसी करंट पास होता है, तो हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, या आई इंटू वी इंटू टी, या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दिस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ register if constant current passes through it and resistance is also constant, resistance भी constant होना पड़ेगा, then आप ये लगाएंगे। ठीक है, अब सुनिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए वेरिएबल करंट हो, है ना, if वेरिएबल करंट passes through a resistor, अगर मान लो बेटा कि उस रजिस्टर में कांस्टेंट करंट ना पास हो करके कैसा करंट पास हो रहा है, वेरिएबल। जैसे ट्रांजिएंट सर्किट में ट्रांजिएंट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो इफ वेरिएबल करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर, है ना, passes through the resistor, then heat energy produced in the resistor, is given as तो देखिए बेटा, अगर कभी भी वेरिएबल करंट अगर पास करेगा किसी रजिस्टर से और मुझसे हीट एनर्जी कैलकुलेट करने को कहेगा, तो उस केस में बेटा हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं, मान लो किसी स्टैंड पे आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए रजिस्टर से आई करंट पास हो रहा है, चूंकि ये वेरिएबल है, किसी स्टैंड पे आई करंट पास हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी इन वेरी स्मॉल टाइम डी टी, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, जिस दौरान करंट लगभग कांस्टेंट होगा, है ना। करंट वेरिएबल है, किसी टाइम पे करंट जो भी जा रहा है उसमें बहुत छोटा सा इंटरवल के लिए हीट एनर्जी निकालते हैं। जैसे ये रजिस्टर है, बिल्कुल कंसेप्ट को ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना। करंट वेरिएबल इसमें, तो किसी इंस्टेंट पे मान लो आई करंट पास हो रहा है, किसी इंस्टेंट पे, अगले ही इंस्टेंट वो चेंज होने वाला है, किसी इंस्टेंट पे आई करंट पास हो रहा है, तो इन वेरी स्मॉल टाइम dt, ऐसा मान के चलेंगे करंट उस दौरान तक तो कांस्टेंट है, फिर आगे बदल रहा है। तो आई स्क्वायर आर डी टी इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस, सो हम लोग यहाँ पर बेटा इंटीग्रेट कर लेंगे आई स्क्वायर आर डी टी, तो वी हैव द हीट एनर्जी। इस तरह से हम हीट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी आपको दिखाई दे बेटा कि करंट वेरिएबल है, तो वेरिएबल करंट के केस में इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कांस्टेंट करंट है आई स्क्वायर आर टी, जबकि अगर वेरिएबल होगा तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट वी कैन सॉल्व इट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, क्वेश्चन करते हैं, परेशान मत होइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है बेटा, बस याद रखना है कांस्टेंट करंट रहेगा तो आई स्क्वायर आर टी, और वेरिएबल रहेगा तो आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझिए। मान लीजिए इफ चार्ज
flowing through the cross section, समझिएगा बेटा ध्यान से, if charge flowing through the cross section of a conductor is Q equal to AT square plus BT plus C. Suppose that this है ना, if charge flowing through the cross section of conductor is this, then find heat energy produced in the conductor of resistance R in the time interval in first 2 सेकेंड कर लो, फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, पहले आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन है। देखिए, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज Q इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C है। देन फाइंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहली बात बेटा, हीट एनर्जी अगर हमें सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए फाइंड हीट एनर्जी लिखा हुआ है। अब हीट एनर्जी जो है I स्क्वायर RT लगाए या I स्क्वायर RDT का इंटीग्रेशन करें, ये पहले देखना होगा। यानी हमें सबसे पहले चेक करना होगा इस क्रॉस सेक्शन से करंट कैसा फ्लो रहा है, कांस्टेंट है या टाइम के साथ वेरिएबल है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए Q बराबर लिखा हुआ है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C है। अगर किसी टाइम पर चार्ज ये है तो करंट इज द dQ बाई dt, यानी बेटा चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। तो ये आ जाएगा 2AT प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1B और बाकी C कांस्टेंट टर्म है 0। तो करंट की वैल्यू आ गई 2AT प्लस B है ना बेटा, 2AT प्लस B, दिस इज करंट। अब एक बात बताइए, A एंड B आर कांस्टेंट टर्म बट T इज द टाइम। अगर टाइम वेरी कर रहा है तो करंट भी क्या होगा, वेरी करेगा। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई कि करंट इज वेरिंग विद टाइम, करंट इज नॉट कांस्टेंट। और अब बेटा जब करंट कांस्टेंट नहीं रहता है तो हम इस क्वेश्चन में ऐसे बनाएंगे, I स्क्वायर RDT ऐसे करके बनाएंगे। कांस्टेंट रहता तो क्या करते हैं, I स्क्वायर T, और अगर वेरिएबल है तो I स्क्वायर RDT का इंटीग्रेशन। चलिए अब हम करंट की वैल्यू रख दें। करंट कितना है, देखिए करंट इतना है 2AT प्लस B का होल स्क्वायर, तो 2AT प्लस B का होल स्क्वायर RDT, और इंटीग्रेशन फर्स्ट 2 सेकेंड है ना, लिमिट रखेंगे 0 से 2, फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व करते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखो बेटा आराम से, देखो बेटा आराम से। देखिए अब हम एक काम करें बेटा, सबसे पहले ये A प्लस B के होल स्क्वायर पे खोल दें। तो देखिए R बाहर आ गया और इंटीग्रेशन 0 से 2, और A प्लस B का होल स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका स्क्वायर करें 4A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 2 जा 4, 4ATB है ना, इंटू DT। देखिए ये हमारे पास है। अब बेटा इसमें R, और अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे ब्रैकेट तोड़ करके, 4A स्क्वायर T स्क्वायर DT ये करेंगे, 4A स्क्वायर T स्क्वायर DT प्लस B स्क्वायर DT प्लस 4AT DT, परेशान मत हो जाना। और अब बेटा इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 2, जहाँ जहाँ DT है वहाँ इंटीग्रेशन 0 से 2। कहानी बहुत साफ साफ है, कहानी बहुत साफ साफ है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आपको भी करने आना चाहिए। और ये आएगा कैसे, नोट्स में लिखो, रफ में 2-3 बार रिवाइज कर लो, बिल्कुल आ जाएगा भाई। इधर मिटा रहा हूँ बेटा,
तो देखिए यहाँ पर बेटा हीट एनर्जी इक्वल टू आर, 4a² बाहर आ जाएगा, t² dt कंडीशन क्या होगा, t³/3, तो /3 इधर और t³ लिमिट 0 से 2, हाँ, प्लस b² बाहर आएगा, dt कंडीशन t लिमिट 0 से 2 प्लस 4a बाहर आएगा, t dt का क्या होगा, t²/2, तो t²/2 एक साइड कर लेते हैं, 0 से 2। अब लिमिट पुट करते हैं, देखिए कितना होगा बेटा, h इज इक्वल टू आर, यहाँ पे कितना होगा 4a²/3, अब अपर लिमिट 2 का क्यूब कितना होगा 8 - 0 यही होगा, प्लस b², t की जगह लिखेंगे 2 - 0 ख़त्म, प्लस ये तो 2 हो जाएगा 2a, t की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये हमारे पास है, चाहो तो थोड़ा ठीक से लिख लो, h बराबर r 32a² प्लस 2b² प्लस 8a इज़ द आंसर। दिस इज़ आवर आंसर। थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन लिया ताकि आपको सॉल्व करके दिखाऊं। परेशान नहीं होना बेटा, परेशान तो होना ही नहीं है भाई, ठीक है ये आ गया भाई के सॉल्व कर लिया, कोई क्या टेंशन है, कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई। तो देखिए इस तरह से मैंने हीट एनर्जी उस केस में सॉल्व करा। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इसी में आती है बेटा कि वेरिएबल अगर करंट है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास एक मतलब प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया। आपको भी मेथड पता चल गया, आप कैसे करना है, क्वेश्चन आपको मिले आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। ये आपको एक अप्रोच बता रहा है कि कैसे हमें क्वेश्चन जब मिले तो कैसे आगे बढ़ना है, और ये उसी को समझ में आएगा जो बार बार प्रैक्टिस करेगा। एक बार नोट्स में तो लिखा समझ करके, फिर थोड़ा गैप के बाद रफ कॉपी में 2-3 बार कर लेगा, उसे पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस जैसे 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से देखिए, बहुत आराम से सुनिएगा, बड़े आराम से, बड़े आराम से देखिए, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। अब यहाँ पर बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ लिया, कांस्टेंट करंट रहेगा तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, I² RT, वेरिएबल रहेगा तो H बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I² RDT, ये हमारे को बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा पावर कंजम्पशन इन अ रजिस्टर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर कंजम्पशन इन अ रजिस्टर। सो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पावर कंजम्पशन इन अ रजिस्टर है ना, बहुत आराम से सुनिएगा। पावर कंजम्पशन इन अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर में पावर कंजम्पशन का मतलब होता है किस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होना, हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होना। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, the rate of heat energy produced in a register, the rate of heat energy produced in a register is said to be power, is said to be power, power consume हो रहा है ना। या फिर आप इसको इस डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं, the rate of loss of electrical energy, the rate of loss of electrical energy in a register is said to be power। यानी बेटा बात दोनों एक ही है, बात दोनों said to be power, बात दोनों एक ही है, क्योंकि जितने रेट से हीट प्रोड्यूस होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हुआ। भाई जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होगा वही हीट प्रोड्यूस होगा, तो बात दरअसल दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है।
सिंपल कहानी है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से बेटा, बहुत आराम से सुनना, मेरी बात समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये पहले तो डेफिनेशन एक लिखा, सब लोग अपना लिख लेंगे डेफिनेशन, वीडियो रोक करके अच्छे से। अब सुनिए बेटा, तो देखिए पावर इज इक्वल टू, पावर को P से लिख रहे हैं, ये DH ओवर DT। मान लीजिए DH अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन टाइम DT। DH इज व्हाट? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एंड DT क्या? वो टाइम इंटरवल DT जिसमें DH अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए DH बराबर क्या लिखेंगे? I स्क्वायर R DT। DT टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगा I स्क्वायर R DT, और अपॉन DT से डिवाइड करेंगे तो DT से DT कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर R। और बेटा I स्क्वायर R, I स्क्वायर को I इंटू I कर सकते हैं तो I इंटू V, और I को V बाई R लिख सकते हैं तो V स्क्वायर बाई R। पावर के तीन फॉर्मूले बेटा, I स्क्वायर R, I इंटू V और V स्क्वायर बाई R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। कभी भी बोलता पावर कंजम्पशन इन अ रजिस्टर निकालो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, और सिंपल है बेटा जैसे मैंने समझाया, I स्क्वायर R, I इंटू V और तीसरा है V स्क्वायर बाई R। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर, पावर कंजम्पशन इन अ रजिस्टर। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं समझा रहा हूं ना बेटा। देखिए अगर मैंने आपसे कहा, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अगर मैंने आपसे कहा कि ये रजिस्टर है R1 एंड ये रजिस्टर है R2, ये दोनों कैसे लगे बेटा? सीरीज में। कैसे लगे हैं? सीरीज में। अब मुझसे बोलेगा सीरीज में लगे हैं तो इन दोनों में कौन से रजिस्टर में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा? इन दोनों में किस में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा? तो हम बोलेंगे कि टू रजिस्टर आर इन सीरीज, टू रजिस्टर आर इन सीरीज। दो रजिस्टर कैसे बेटा? सीरीज में है, टू रजिस्टर आर इन सीरीज। अब देखिए यहां पर बेटा दो रजिस्टर सीरीज में, तो क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा? तो यस, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो मुझसे कह रहा है कि इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो मैं बोलूँगा पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर, इसके फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, I इंटू V और V स्क्वायर बाई R। अब मैं इन तीनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तो मैं बोलूँगा तीनों, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है ना। सो हम ये वाला फॉर्मूला पिक करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? इसमें करंट दोनों रजिस्टर में ही सेम है। ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है। वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस फॉर्मूला। हम इससे सॉल्व करेंगे क्योंकि करंट कांस्टेंट है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टर ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो इसका मतलब हम बोलेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R से बन जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस है नहीं तो गड़बड़ हो गया, इसमें रेजिस्टेंस है लेकिन वोल्टेज वेरिएबल है और गड़बड़ हो गया। इसलिए बेटा इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो P बराबर I स्क्वायर R लगाएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या ऐसा क्या कौन सी क्वांटिटी रहेगी जो दोनों में सेम रहेगी, तो वो करंट। सीरीज में करंट सेम जाता है। तो यहाँ पर हेयर I इज सेम, I इज सेम फॉर बोथ रजिस्टर्स, है ना बेटा। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे समझाओ, I सेम है, सो हम क्या बोलेंगे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। हम बोलेंगे इन दोनों रजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर कंजम्पशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि द रजिस्टर which having more resistance या large resistance
कंज्यूम्स मोर पावर, कंज्यूम्स मोर पावर। तो इसका मतलब बेटा सीरीज में वह रजिस्टर ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंपल कहानी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो चैप्टर है बेटा ये छोटा है और इसमें जो बातें बताई जा रही है वो सिंपल होती है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। हमने यहाँ पर आपको समझाया कि दो रेजिस्टर जब सीरीज में है तो किस में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब दो रेजिस्टर पैरेलल में है तो क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बताए जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टर है ना, दो रेजिस्टर है और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ना, टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, दो रेजिस्टर पैरेलल में हैं। अब इसमें मुझसे पूछा जाएगा कि बताइए किसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, करंट फ्लो रहा है। हम बोलेंगे सर पैरेलल में करंट सेम जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, करंट सेम तब जाएगा जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पर बेटा पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। तो यहाँ पर बेटा पावर के जो तीन फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर, आई इंटू वी एंड वी स्क्वायर बाई आर, मुझे ये बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर वोल्टेज सेम है, फी वाला टर्म वाला फॉर्मूला देखो तो देखो ये इसमें तो आई इंटू वी आ गया, करंट अलग अलग होगा पता नहीं चलेगा, ये तो रेजिस्टेंस गिवन है। तो हम बोलेंगे सर ये फॉर्मूला आपके लिए काम का है, क्योंकि वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इस तरह से हमें डिसाइड करना है बेटा। तो अब यहाँ पर बेटा मैं बोलूँगा साफ साफ बात कि पावर का ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वी स्क्वायर बाई आर, एज वी इज सेम फॉर बोथ रेजिस्टर बोथ रेजिस्टर। तो एक बात बताओ बेटा, अगर V दोनों रेजिस्टर के लिए सेम है तो इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। बताइए किसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसमें पावर उतना ही ज़्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो हम बोलेंगे द रेजिस्टर which having low resistance consumes more power, consumes more power। कितना आसान है बेटा, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। मैंने आपको दो रेजिस्टर सीरीज और दो रेजिस्टर पैरेलल में आपसे पूछा जाएगा कौन से रेजिस्टेंस में पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट दिया। ये बहुत आसान कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट जो है आप एक बार भी देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसान है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, पावर कंजम्पशन में ही। अब देखिए बेटा, अब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, मोटर है, पानी वाला मोटर समर, तो ये सब जो है आप यूज़ करते हैं। आपने कभी देखा है कि इनका जो है रेजिस्टेंस हमें नहीं बताया जाता है। ज़्यादातर क्या पॉपुलर होता है, पावर। हम बोलते हैं ना, अरे यार एसी, अरे यार वो 1000 वाट का है यार, अच्छा एसी 1000 वाट का है, अरे यार वो जो बल्ब लगा है वो 100 वाट का है। हम लोग इसलिए बोलते बेटा क्योंकि हम किसी भी इक्विपमेंट को जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कोरिलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दैट इज़ पावर, दैट इज़ बिल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल से।
हम इलेक्ट्रिसिटी बिल से उसे कोरिलेट करते हैं। हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखते हैं यार ज़्यादा बिल ना उठे, यार ज़्यादा पैसा ना भरना पड़े, इसलिए रेजिस्टेंस ना दे करके पावर कंजम्पशन दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैं आपको एक क्लियर करता हूँ। दरअसल क्या होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। क्या आता है बेटा? किलोवाट आवर में आता है। जैसे आप बोलते हैं, जैसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, तो बेसिकली इट इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी। आपको लग रहा है किलोवाट आवर एनर्जी होता है, हम लोग इसको घर में बोलते हैं 1 यूनिट है। जैसे देखिए किलोवाट आवर में देखिए, किलो मतलब हो गया 1000, वॉट इंटू आर, वॉट इंटू आर, देखिए पावर इंटू टाइम, एनर्जी नहीं हुआ। देखिए पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर क्या होगा? पावर इंटू टाइम। तो हम पैसा किसका देते हैं? एनर्जी का देते हैं। पावर का पैसा नहीं देते हैं, एनर्जी का पैसा देते हैं कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हमने कर ली, उतने का ही बिल बनेगा। बल्ब हमने जलाया, पंखा चलाया, हमने एसी चलाया, उनके पावर से हम उसका पावर का बिल नहीं देते हैं, हम उसके एनर्जी जो इसने टोटल कंज्यूम कितना करा उसका बिल पे करते हैं। अब ऐसे सोचो अगर मैं बोलता हूँ 1000 वॉट का एसी आप चलाते हो डेली 2 घंटे, 1000 वॉट का एसी चलाते हो डेली 2 घंटे, ठीक है, तो एक दिन में कितना हो गया? एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ? 2000 वॉट आवर आपने कंज्यूम करा एनर्जी एक दिन में। तो 30 दिन में कितना करा? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेली चला रहे हो तो 3 2 जा 6 पर 4 0, और 1000 वॉट आवर, 1000 वॉट आवर ये वाला 1 यूनिट कहलाता है, 1 किलो वाट आवर, तो 60 यूनिट का बिल आपको बनेगा। अगर 1 यूनिट 6.5 रुपये का है तो 6.5 इंटू 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर बेटा ये जो बिल हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हम किसका देते हैं? पावर का नहीं, एनर्जी का देते हैं। एंड 1 किलो वाट आवर इज द 1000 वॉट इंटू आवर, वॉट इंटू आवर क्या? एनर्जी है। आ रही बात समझ में? ये आपको एक सिंपल, जब भी बिल का कैलकुलेशन होता है तो ये एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मैंने डिस्कस करा बेटा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने डिस्कशन इसीलिए करा ताकि आपको पता रहे, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनिए। देखिए बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पकड़ लो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बहुत आराम से समझना, जो मैं बताऊंगा आराम से समझना। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे भी आप लेते, जैसे बल्ब है, पंखा है, एसी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है बेटा, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है बेटा, उससे पहले आप मुझे ये जानकारी मैं चाहूँगा, या आपको होगा कि हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सब पैरेलल में है। पैरेलल में जैसे हम बोलते हैं फैन है तो 220 वोल्ट, बल्ब है तो 220 वोल्ट, एसी है तो 220 वोल्ट। तो इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑल द इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड आप अच्छे से जानते भी होंगे, ऑल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल से फ़ायदा क्या होगा बेटा? पैरेलल से फ़ायदा ये होगा कि हर इक्विपमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम मिलेगा। 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट हर इक्विपमेंट के क्रॉस मिलेगा, ये पैरेलल की खासियत है। तो यहाँ पर ऑल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में एक और चीज़ फ़ायदा ये हो जाता है, कोई भी इक्विपमेंट ख़राब होगा तो बाकी इक्विपमेंट काम करना बंद नहीं करेंगे। सीरीज में क्या होता है, एक बल्ब ख़राब हो गया तो वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, आगे के बल्ब सब नहीं जलेंगे। वो बल्ब ख़राब नहीं है, बल्ब एक ही ख़राब हुआ लेकिन पूरा लाइन ख़राब हो गया। पैरेलल में क्या होता है, एक ख़राब हुआ कोई बात नहीं, बाकी तो सही है, उधर से करंट जा रहा, वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, जिसमें वोल्टेज भी सबको सेम मिलता है, और एक आध इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाए तो बाकी इक्विपमेंट ठीक काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। अब यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप लेते हैं, है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई बल्ब है, सपोज दैट दिस इज़ अ बल्ब।
मान लो बेटा ये बल्ब है, तो आप देखते हैं इसमें हम लोग अक्सर बोलते हैं 100 वाट का ये बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है ना। तो बेसिकली बेटा हम लोग इनके रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं, हम इनके रेजिस्टेंस गिवन नहीं दिए नहीं जाते, हमें रेजिस्टेंस गिवन नहीं होते हैं, इनके पावर गिवन होते हैं। इनके क्या गिवन होते हैं? पावर। और क्यों गिवन होते हैं आपको मैंने समझाया, क्योंकि उससे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और फिर बिल भर देते हैं। रेजिस्टेंस देगा तो एनर्जी कैलकुलेट में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, डेटा और चाहिए होगा, इसलिए पावर देते हैं। अब देखो बेटा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसे समझना। हर इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट आप खरीद के लाओगे मार्केट से, तो आप उसमें पूछोगे भैया कितने पावर का ये एसी है, कितने पावर की बल्ब है, कितने पावर का पंखा है, कितने पावर का गीजर है। तो वो जो पावर होता है उसे बेटा रेटेड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेड पावर, है ना। जैसे इस बल्ब पर 100 वाट प्रिंट है, बोलते हैं 100 वाट, 100 वाट का बल्ब दे दो भाई, 40 वाट का बल्ब दे दो। तो ये 100 वाट इज कॉल्ड द रेटेड पावर। रेटेड पावर, इसे हम क्यों बोलते हैं रेटेड पावर? इसे क्यों बोलते हैं रेटेड पावर? क्योंकि इससे हम रेट निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट निकलेगा, कंजम्पशन का रेट निकलेगा, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा भाई। रेटेड पावर, या इसे स्टैंडर्ड पावर भी बोलते हैं। और बेसिकली बेटा 100 वाट दिया है और वोल्टेज गिवन नहीं है। हम लोग घर में तो जानते हैं 220 वोल्ट पर सारा सप्लाई है। हम मार्केट से कोई बल्ब खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 100 वाट का बल्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है घर में ही तो इस्तेमाल करना है, ऑब्वियस सी बात है घर में तो 220 वोल्ट होगा। लेकिन ये 220 वोल्ट को हम बोलते हैं बेटा रेटेड वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसे? रेटेड वोल्टेज। दिस इज द फिक्स्ड वोल्टेज, दिस इज द फिक्स्ड वोल्टेज। ये फिक्स्ड वोल्टेज है। इस वोल्टेज सप्लाई पर ये जो बल्ब है 100 वाट कंज्यूम करेगा। रेटेड पावर हर इक्विपमेंट पर ये प्रिंट होता है बेटा 100 वाट और 20 वोल्ट। आप देखना, आज आप इक्विपमेंट देखना, ऐसे लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे करके लिखा होगा, ये देखना उस पर स्टिकर चिपका होता है जिस पे ये लिखा रहता है। इससे ये पता चलता है कि अगर 220 वोल्ट आप अप्लाई करोगे तो 100 वाट कंज्यूम होगा। अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हर एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, हर इक्विपमेंट पे आता है। ठीक, तो बस यहां तक मैंने आज आपको समझा दिया और इसके आगे कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिंपल कहानी है। ठीक है ना, तो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटा। आज जितना पढ़ा है उसे ठीक से पढ़ लेना, समझ लेना और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।